आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान पेपर हल के बारे में बताएंगे। 2025 में जो एग्जाम हुआ था, पेपर का कोड है 346JW। इसमें कौन कौन से प्रश्न आए हुए थे, सभी प्रश्नों को जो है हल करके आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। पिछले भाग के वीडियो में प्रश्न नंबर 1 के सभी बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 के सभी प्रश्नों को जो है हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहां पर इस वीडियो का लिंक दे दिया गया है। वहां से जाकर के प्रश्न नंबर 4 तक का वीडियो देख सकते हैं। इस भाग में जो है प्रश्न नंबर 5 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को जो है हल करके आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 5 क्या है तो देख सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन आज का है, स्थिर वैद्युतिकी में गाउस का नियम लिखिए। गाउस का नियम आपको बताना है और इसके आधार पर समतल आविष्ट प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न है, गाउस का नियम को लिखना है और एक डेरिवेशन भी करना है, जो सूत्र का निगमन करना है समतल प्लेट के लिए। तो सबसे पहले जो है गाउस का नियम को समझेंगे कि गाउस का नियम किसे कहते हैं। तो यहाँ पर पहले हेडिंग को नोट कर लेंगे, गाउस का नियम क्या है। और गाउस का नियम का परिभाषा बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो गाउस का नियम क्या होगा याद हो जाएगा। तो सबसे पहला काम गाउस का नियम यहाँ पे लिख लेंगे। इस नियम के अनुसार क्या परिभाषा है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स, इसका नाम है कुल वैद्युत फ्लक्स, और उसका नाम है, क्यू का नाम क्या है आवेश, इसका नाम है 1/ε0, इसका नाम बीच में लिखा है तो गुना, इसी में छिपा हुआ है परिभाषा। कैसे लिखेंगे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, गाउस का नियम कहलाता है। तो फाई ई का नाम क्या है वैद्युत फ्लक्स हो गया, क्यू का नाम क्या है आवेश हो गया, और 1/ε0 यह हो गया गुना हो गया, गुना मतलब गुणा हो गया। तो गाउस का नियम जो है आपसे विद्यार्थी समझ गए होंगे कि गाउस का नियम क्या है। और फाई ई बराबर हो जाएगा, क्यू का गुणा 1 में करेंगे तो क्यू का गुणा 1 में होगा तो Q/ε0 हो जाएगा। तो यह हो गया गाउस का नियम। और गाउस के नियम का सहायता से जो है समतल चादर में जो है समतल आवेशित प्लेट में जो है उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अब व्यंजक ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो है चित्र को समझेंगे कि समतल आवेशित प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का डेरिवेशन कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर चित्र को एक बार समझाया जाएगा कि यह जो है एक समतल चादर है और उस समतल चादर पर एक बेलनाकार जो है यहाँ पर जो है यहाँ बेलनाकार जो है चालक रखा गया है। इसके सिरे पर जो है उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, क्षेत्रफल dA है, और यहाँ पर भी उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और क्षेत्रफल dA है। E का नाम क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और dA का नाम क्या है क्षेत्रफल है। तो सबसे पहले आपको ये बनाना पड़ेगा चित्र को, और चित्र बना करके तो क्या लिखेंगे, माना धातु की एक बड़ी समतल चादर को कुछ धनावेश दिया जाता है। अब यहाँ पर एक जो है बड़ी एक जो है समतल चादर है और उस बड़ी समतल चादर में कुछ इसको धनावेश दिया गया। देखिए यहाँ प्लस बना हुआ, तो इसका मतलब धनावेश दिया जाता है तो उसकी सतह पर, अब यहाँ पे उसकी सतह पर समान रूप से फैल जाता है। अगर यहाँ पर एक जगह से धनावेश देंगे तो पूरे पृष्ठ में जो है धनावेशी समान रूप से क्या हो जाता है फैल जाता है। चादर पर आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। अगर पूछेंगे इसका आवेश पृष्ठ घनत्व क्या है तो सिग्मा, सिग्मा को किसे दिखाएंगे, यह सिग्मा का नाम क्या है आवेश पृष्ठ घनत्व है। और उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है तो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पर E है। तो यहाँ पर जो है आपको पहले सबसे पहला काम चित्र बनाने के बाद से आपको यह माना लिखना पड़ेगा कि माना धातु की एक बड़ी समतल चादर को कुछ धनावेश दिया जाता है तो उसकी सतह पर समान रूप से फैल जाता है। चादर का आवेश पृष्ठ घनत्व क्या है सिग्मा है, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है E है। तो अतः यहाँ नीचे लिखेंगे बेलन के दोनों सिरों से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब यहाँ वैद्युत फ्लक्स निकालना है। अब दोनों सिरों पर, एक सिरे पर यहाँ पे क्या EDA है और यहाँ पर भी EDA है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स जब निकालते हैं तो समाकलन का प्रयोग करते हैं। तो क्या लिखेंगे EDA प्लस EDA हो जाएगा। यह पहले सिरे पर हो गया वैद्युत फ्लक्स और यह दूसरे सिरे पर हो गया वैद्युत फ्लक्स, क्योंकि पहले सिरे पर भी E और DA है और
और दूसरे सिरे पर भी ई और क्या है डी ए है। तो अब यहाँ से ई को बाहर कर लेंगे क्योंकि यहाँ समाकलन करेंगे तो ए के सापेक्ष करना है, तो ई बाहर आ जाएगा, तो बाहर जब कर लेंगे समाकलन डी ए बनेगा, प्लस इसमें ई को बाहर कर लेंगे समाकलन बनेगा डीए हो गया। अब डीए का समाकलन क्या होता है, तो डीए का समाकलन ए होता है, डीएक्स का एक्स, डीवाई का वाई, डीए का ए हो जाएगा। तो यहाँ पर सूत्र चाहे लिख सकते हैं कि डीएक्स का समाकलन एक्स होता है, तो इसी प्रकार डीए का समाकलन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब यह फाई ई उतारते चले आएंगे, फाई उतर गया, यहाँ ई उतर जाएगा, डीए का समाकलन एक हो गया, यहाँ ई उतर जाएगा और डीए का समाकलन एक हो जाएगा। अब गाउस का नियम क्या है, तो अब अभी गाउस का नियम ऊपर बताए हैं। गाउस का नियम क्या है, फाई ई बराबर क्या सूत्र था, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ये किनका सूत्र है, तो यह गाउस का नियम हो गया। अब ये फाई ई को बदल दीजिए, फाई ई के जगह पे क्या लिखेंगे, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ये किनका नियम हो गया, तो ये गाउस का सूत्र बन गया क्योंकि इसमें गाउस का नियम का प्रयोग करना था। क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट हो गया और एक ई और एक ई मिलके कोई ये हो जाएगा, दो ई हो जाएगा। तो यह लाइन भी आप लोग को समझ में आ गया हो। दो ई कहाँ से आया है, दोनों ई को जोड़े हैं और यहाँ ए कहाँ से आया, तो डी का समाकलन ए होता है और डीए का समाकलन ए होता है, तो ई और ई जोड़ेंगे तो दो ई हो गया। अब अगला लाइन क्या बनेगा, अब सिग्मा का सूत्र होता है, देखिए आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा का सूत्र होता है क्यू बटा ए होता है, मतलब आवेश पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से दिखाते हैं और सिग्मा का सूत्र होता है आवेश बटा क्षेत्रफल होता है। अब यहाँ पर अगर इसमें गुणा कर लें, इसमें सिग्मा का गुणा अगर जो है ए में कर लेंगे तो सिग्मा ए हो जाएगा। किसका मान हो गया, क्यू का मान हो गया सिग्मा ए हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है क्यू को हटा देंगे, अब क्यू बटा जो एप्सिलॉन नॉट बराबर 2a था, इसमें क्यू हट जाएगा और क्यू के जगह पे क्या लिखेंगे, सिग्मा ए बटा एप्सिलॉन नॉट बराबर 2e हो जाएगा। अब यह 2e कैसे हो गया, एक ई और एक ई जोड़े हैं तो दो ई हो गया है, सिग्मा ए बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर क्यू का मान जब सिग्मा ए रख दिए हैं, यहाँ सिग्मा ए किसका मान हो गया, क्यू का मान हो गया, तो यहाँ ए से ए को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, ए से कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट बचेगा और क्या बचेगा 2e होगा, तो 2e बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट हो गया। दो को नीचे भेज देंगे तो ई बराबर का आ गया सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और यही जो है सूत्र किसका है, समतल प्लेट में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र होता है। ई बराबर सूत्र क्या होता है, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो जो सूत्र लागू किया जा रहा है, बगल में यहाँ पर सूत्र भी लिखा गया कि वह सूत्र जो लागू कर रहे हैं, इस सूत्र को भी आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझिएगा कि यह सूत्र जो लागू किया गया, यहाँ पे किसको बदला गया है, तो क्यू को बदले हैं और ए से को काट दिए हैं। 2e बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, दो नीचे चला गया, अब ई का मान आ गया सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, पीएन संधि डायोड। अब यहाँ पर प्रश्न में भी देख सकते हैं पीएन संधि डायोड क्या प्रश्न पूछा गया, तो लिखा गया यहाँ पर पीएन संधि डायोड के जो है उत्क्रम अभिनति का परिपथ चित्र के सहायता से कार्यविधि को समझाइए। 3 नंबर का यह प्रश्न है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे पीएन संधि डायोड का उत्क्रम अभिनति का परिपथ चित्र को सहायता से कार्यविधि को समझाइए। अब यहाँ पर सबसे पहले पी क्षेत्र बनाएंगे। पी क्षेत्र में जो होते हैं कोटर होते हैं और एन क्षेत्र में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर गोला जो बना हुआ है, इसमें साफ साफ गोला दिखाई देगा और यहाँ पे गोला काला कर दिया जाएगा पूरा, तो ये पता चल जा रहा है कि यह एन क्षेत्र है और यह पी क्षेत्र है। पी क्षेत्र वाले को जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी क्षेत्र जो रहता है उसको हमेशा कोटर बोलते हैं और एन क्षेत्र वाले को हमेशा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और ये बीच वाला जो होता है इसको कहा जाता है यहाँ पर अवक्षेपरत। क्या कहते हैं, बीच वाला संधि को अवक्षेपरत कहा जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको चित्र बनाना है। आप चित्र बना लेंगे और यहाँ पर एक बैटरी लगाया जाएगा और ये प्लस सिरा होता है और यह हमेशा माइनस सिरा होता है। अब क्या लिखेंगे, बैटरी से विभव को धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। अब बैटरी को जब विभव से जो है धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं तो जो अवक्षेपरत होता है, बीच में यह अवक्षेपरत है, तो अवक्षेपरत की मोटाई बढ़ती जाती है। अब देखिए बैटरी से जब विभव का मान बढ़ाएंगे तो अवक्षेपरत की मोटाई क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। अवक्षेपरत की जब मोटाई बढ़ने लगता है और एक स्थिति ऐसी आती है जब पीएन संधि के सिरे पर लगाया गया विभव इतना बढ़ जाता है कि संधि पर सभी सहसंयोजक बंध क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अब देखिए सबसे पहले जब इसके अंदर बैटरी से विभव को धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो यह अवक्षेपरत की मोटाई क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। लेकिन एक ऐसा स्थिति आ जाता है कि पीएन संधि के सिरों पर जो लगाया गया विभव इतना बढ़ जाता है कि संधि के पर जो है सभी सहसंयोजक बंध क्या हो जाते हैं,
टूट जाते हैं तथा प्रचुर मात्रा में इलेक्ट्रॉन और कोटर उत्पन्न हो जाते हैं। अब देखिए जब ये टूट जाते हैं तो इसमें कोटर और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, जो संधि को तेजी से पार कर जाते हैं। संधि को एक दूसरे को क्या करते हैं, इधर से इधर चले जाएंगे, इधर से इधर कार हो जाते हैं, पार कर जाते हैं तथा बहुत अधिक वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिस पर सभी लिखेंगे, जिस विभव पर सभी सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं उसे भंजक विभव भी कहा जाता है। तो देखिए कितना आसान है, इसको आप कैसे समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर लगा है पी क्षेत्र है और यहाँ पे लगा है एन क्षेत्र है। जब बैटरी से इस बैटरी से विभव को जब दिया जाता है तो इसके अंदर जो अवक्षय परत होते हैं वो उसकी मोटाई क्या हो जाती है, चौड़ाई जो होती है बढ़ती जाती है, लेकिन एक ऐसा समय आता है कि विभव इतना बढ़ जाता है कि इसके अंदर सहसंयोजक जो बंध होते हैं वो टूट जाते हैं और उसके अंदर जो है टूटने के बाद से इलेक्ट्रॉन और कोटर उत्पन्न हो जाते हैं, जो संधि को तेजी से आर पार क्या हो जाते हैं, जाने लगते हैं। और जिससे जहां जिस संधि पर वो टूटते हैं उस पर जो विभव उत्पन्न होता है उस विभव को क्या कहते हैं, भंजक विभव कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं यह आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। पी क्षेत्र क्या है और एन क्षेत्र क्या है, जब आप पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तभी पता चलेगा पी क्षेत्र और एन क्षेत्र क्या होता है। अर्धचालक चैप्टर फिजिक्स का है और उसमें पी क्षेत्र और एन क्षेत्र में जो है आपको बताया गया होगा, पढ़े होंगे पी क्षेत्र और एन क्षेत्र क्या होते हैं। और बीच वाला परत को हमेशा जानते हैं अवक्षय परत होता है। तो ये चित्र को बना लीजिए और इसका कार्यविधि को जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लीजिए। अब अगला प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिबाधा एवं प्रतिघात में क्या अंतर होता है, और LCR परिपथ में जो है शक्ति गुणांक का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर दो प्रश्न है। यहाँ पर जो है प्रतिबाधा का और प्रतिघात में क्या अंतर होता है। तो पहले सबसे पहले जो है आप कॉलम बनाएंगे, ए को लिखेंगे प्रतिबाधा और ए को लिखेंगे प्रतिघात। अब प्रतिबाधा क्या होता है, तो पहला अंतर होगा इसमें प्रतिरोध प्रेरक तत्व तथा संधारित्र की धारिता का बाधा डालती है। इसमें जो होता है प्रतिरोध और प्रेरक तत्व और क्या है, संधारित्रों की धारिता को क्या करता है, बाधा डालती है। इसमें क्या होता है, इसमें संधारित्र प्रेरक तत्व का विरोध करता है। प्रतिघात मतलब विरोध करेगा और प्रतिबाधा मतलब बाधा डालती है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो कहेंगे प्रतिबाधा को जेड से प्रदर्शित करते हैं। याद रखिएगा प्रतिबाधा को हमेशा किससे प्रदर्शित करेंगे, जेड से प्रदर्शित करेंगे। मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक ओम होता है। और धारती प्रतिघात को XC से प्रदर्शित करेंगे। ध्यान दीजिएगा, धारती प्रतिघात को XC और प्रेरक प्रतिघात को जो होता है XL से प्रदर्शित करते हैं। और इसका भी मात्रक क्या होता है, ओम होता है। XC धारती को XC और L को प्रेरक तत्व को XL से प्रदर्शित करते हैं। तो उम्मीद करते हैं यह दो अंतर आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्रतिबाधा और प्रतिघात में क्या क्या यह अंतर है। और LCR परिपथ में आपको शक्ति गुणांक का सूत्र पूछा गया है। तो LCR परिपथ में शक्ति गुणांक का सूत्र क्या होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर LCR परिपथ में शक्ति गुणांक कास फाई होता है। कास फाई को शक्ति गुणांक दिखाते हैं और कास फाई का सूत्र होता है R बटा होता है अंडर रूट R का वर्ग प्लस XL माइनस XC का होल वर्ग होता है। ये किनका सूत्र है, तो LCR परिपथ का ये शक्ति गुणांक का सूत्र है। शक्ति गुणांक में क्या होता है, इसमें R का वर्ग मतलब प्रतिरोध होगा और XL माइनस XC का होल वर्ग हो जाएगा। तो LCR परिपथ का शक्ति गुणांक का सूत्र जो है आप सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है, यंग का द्विझिरी प्रयोग। अब यहाँ बताना है यंग का जो द्विझिरी प्रयोग प्रकाश के किस प्रकृति को संतुष्टि करता है। यंग नाम के जो वैज्ञानिक थे और द्विझिरी स्लिट का जो प्रयोग किए थे वह किस प्रकृति पर जो है संतुष्टि करता है। और यंग के द्विझिरी प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश दो तरंगदैर्घ्य 600 एंगस्ट्रॉन एवं 500 एंगस्ट्रॉन का सम्मिलित है। झिर्रियों के बीच की दूरी क्या है, 10 के पावर -3 है मीटर है और झिर्री से पर्दे के बीच की दूरी 1 मीटर है। तृतीय केंद्रीय उचिष्ट से न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जहां दोनों तरंगदैर्घ्य के कारण दीप्त फ्रिंज क्या होते हैं, संपाती होती हैं। यहाँ शब्द को ध्यान दीजिए, इसने यहाँ पर कलर बदल दिए हैं कि आपको फोकस जाएगा इस बात को। फ्रिंज संपाती, संपाती होने का नियम आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पर दो प्रश्न पूछा गया है। पहले तो एक थ्योरी वाला प्रश्न है और इसमें एक न्यूमेरिकल वाले प्रश्न है। तो पहले इसको इतना का उत्तर समझेंगे कि यंग का द्विझिरी प्रयोग प्रकाश के किस प्रकृति को संतुष्टि करता है। तो यहाँ लिखेंगे यंग का द्विझिरी प्रयोग प्रकाश के व्यतिकरण प्रकृति को जो है संतुष्टि करता है। क्या कहते हैं, संपुष्टि करेगा। संपुष्टि किस पे करेगा, व्यतिकरण।
क्या होता है, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आप पढ़े होंगे। तो ये यंग का जो द्विध्रुवी प्रयोग होता है वो व्यतिकरण प्रकृति पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, व्यतिकरण प्रकृति पर जो है संपुष्टि करता है। तो यहाँ तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर दो तरंग दैर्ध्य है, पहला 6 एंगस्ट्रॉम है, दूसरा 6000 है और दूसरा 5000 है। और यहाँ पर सिलिडो के बीच की दूरी, झिर्रियों के बीच की दूरी 10⁻³ है, पर्दे के बीच की दूरी 1 मीटर है। अब यहाँ पर सभी मानों को एक पास नोट करेंगे और उसको सवाल को क्या करेंगे, हल करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे λ1, λ1 बस 6000 एंगस्ट्रॉम है। तो एंगस्ट्रॉम में कितना घात होता है, 10⁻⁻10 घात होगा। 6000 × 10⁻10 और मीटर हो जाएगा। अब एंगस्ट्रॉम में जब इसको बदलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 3 जीरो इसमें से कम कर लेंगे, 1 2 3, 10⁻−10 था तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। 6 × 10⁻−7 मीटर हो गया। यहाँ पर 1 2 3, 10 के पावर 3 घात होगा, 3 में से 10 घात घटाएंगे तो -7 घात हो जाएगा। तो λ1 का मान क्या हो गया, 6 × 10⁻7। अब यहाँ पर इसी प्रकार λ2 बराबर कितना है, 5000 एंगस्ट्रॉम था। और यहाँ पर भी वही काम करेंगे, 10⁻10 से गुणा कर लेंगे। यहाँ पर भी 3 जीरो कम करेंगे, 5 × 10⁻7 मीटर हो जाएगा। तो λ1 का मान निकल गया और λ2 का मान निकल गया। क्या यह आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे लाया गया है। λ1 का मान, इसमें 3 जीरो कम, 10⁻10 था, -7 हो जाएगा। और यहाँ पर भी 3 कम, तो 5 × 10⁻7 मीटर हो जाएगा। डी का नाम क्या है, पर्दे के बीच की दूरी है। पर्दे के बीच की दूरी 1 मीटर दिया गया। और डी का मान क्या दिया गया, झिर्रियों के बीच की दूरी को छोटा डी से दिखाएंगे और पर्दे के बीच की दूरी से जो है कैपिटल डी से दिखाते हैं, 10⁻³ मीटर है। अब संपाती होने का नियम ध्यान देंगे। संपाती होने का नियम क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। संपाती होने का नियम क्या है, m+1 क्या होता है, m+1/m बराबर λ1 बटा λ2। यह किनका सूत्र है, तो संपाती होने का नियम होता है m+1/m बराबर λ1 बटा λ2। अब क्या होगा, एक बार m के नीचे m जाएगा, एक बार 1 के नीचे m जाएगा, अलग अलग करेंगे तो m/m हो जाएगा प्लस 1/m हो जाएगा। और λ1 का मान कितना है, तो λ1 का मान 6 × 10⁻7, λ1 का मान 6 × 10⁻7 हो गया। और λ2 का मान क्या है, 5 × 10⁻7 हो गया। अब ये m से m कट जाएगा, m से m कटेगा तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा, प्लस हो गया 1/m हो जाएगा बराबर। और ये 10⁻6 से 10⁻7 से 10⁻−7 कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा, 6/5। तो 6/5 हो जाएगा। तो ये लाइन भी आप लोग को समझ में आ गया। 6/5 कहाँ से आ गया, 10⁻7 से 10⁻7 कट गया। अब ये 1 प्लस में 1 है, पक्षांतर करेंगे तो ये 1 माइनस में हो जाएगा। +1 था, पक्षांतर करेंगे -1 हो गया। अब क्या बनेगा, 1/m बराबर 6 - 5 हो जाएगा। तो 6 - 5 कैसे हुआ, 5 × 5, इसमें गुणा करेंगे तो 6 - 5/5 हो जाएगा। अब अगला लाइन क्या बनेगा, 1/m बराबर हो जाएगा, 6 में से 5 घटा दें तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा, 1/5। और इसमें गुणा कर लेंगे तो यहाँ m × m और 5 × 5, m का मान क्या आ गया, 5 आ गया। अब याद रखिए m का मान 5 आया हुआ है। अब यहाँ पर इसके सहायता से एक्सएम पहले निकालेंगे और तब λ1 λ2 के मान निकालेंगे। तो एक्सएम का मान 5 जो m का मान 5 आया है, तो अब एक्सएम का मान कैसे निकाला जाएगा, तो यहाँ पे सूत्र लिखेंगे। एक्सएम का सूत्र क्या होता है, तो एक्सएम का सूत्र क्या होता है, m λ1d/d होता है। ये किसका सूत्र है, एक्सएम का सूत्र है। अब इसके सहायता से एक्सएम का मान निकालेंगे। तो m का मान 5 आया है, अभी हल किए हैं तो m का मान यहाँ कितना आया, m का मान 5 आया था, तो m का मान 5 हो गया। और λ1 का मान कितना आया था, तो λ1 का मान देख सकते हैं, λ1 का मान क्या है, 6 × 10⁻7 है। देख सकते हैं λ1 का मान 6 × 10⁻7, तो यह हो गया 5 गुणे, और λ1 का मान 6 × 10⁻7, ये पर्दे के बीच की दूरी d और यह है झिर्रियों के बीच की दूरी 10⁻3। तो यह सबका मान भर दिया गया। m का मान 5, λ1 का मान 6 × 10⁻7 और यह d का मान 1। 6 में 5 का गुणा करेंगे तो 6 × 5 = 30 हो जाएगा। और 10⁻7 उतर जाएगा और ये -3 ऊपर जाएगा, +3 हो जाएगा। 3 में से 7 घटा दीजिए, तो 3 में से जब 7 घटाएंगे तो -4 घात हो जाएगा। तो 30 × 10⁻4 होगा। अगर इसमें से 0 हटा दें तो 3 × 10⁻3 घात हो जाएगा। और 10⁻3 अगर हटेगा तो उसको क्या कहा जाता है, मिलीमीटर हो जाएगा, mm हो जाएगा। तो एक्सएम का मान कितना आ गया, 3 आ गया। एक्सएम का मान निकल गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले संपाती होने के नियम के सहायता
से m का मान निकालिएगा, m का मान निकल जाएगा तो xm का मान निकालिएगा, और xm का मान निकल जाएगा तब लेमडा 1 का केंद्रीय जो है तृतीय उचिष्ट की दूरी निकाला जाएगा। तो लेमडा 1 के सहायता से एक बार लेमडा 2 के सहायता से, दोनों के साथ से निकालना है। तो लिखेंगे लेमडा 1 के संगत केंद्रीय तृतीय उचिष्ट की दूरी। अब तृतीय के लिए जब निकालेंगे तो x3, अब इसी सूत्र में भरेंगे जो ऊपर वाला जो सूत्र था, अब सूत्र भी देख लीजिए यहाँ पर, जो यह यम लेमडा 1 d/d है, इसी सूत्र में जो है आपको लेमडा 1 का मान भरना है। और जो यम के जगह पर 5 भरे थे, अब यम के जगह पर 3, अब क्यों 3 लगाएंगे, क्योंकि प्रश्न में कहा गया तृतीय उचिष्ट की दूरी निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पर x3 बराबर क्या होगा, यह m का मान 3 हो गया क्योंकि तृतीय है, और ये लेमडा 1 का मान 6 × 10⁻⁻7 और d का मान, और ये छोटा d का मान हो गया। अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो 3 में 6 का गुणा हुआ तो 3 6 18, एक का नाम 18, 18 × 10⁻⁻4 हो जाएगा। यहाँ पर 18 × 10⁻⁻4 हो गया। अगर इसको भी mm में बदलेंगे तो 1.8 × 10⁻³ हो जाएगा। अब एक घात इसमें कम हो गया, 1.8 हो जाएगा, 10⁻³ को हटा दीजिए, mm में आ जाएगा। तो x3 का मान कितना हो गया, 1.8 mm आ गया। यह लेमडा 1 के संगत हम लोग निकाले हैं। अब इसी प्रकार लेमडा 2 का संगत निकाल लीजिए। अब लिखेंगे लेमडा 2 के संगत केंद्रीय तृतीय उचिष्ट की दूरी क्या होगा। अब यहाँ पे इसको डैश मान लीजिएगा, क्योंकि यहाँ x3 था तो यहाँ पे x3 का डैश कर लेंगे, पहचान अलग कर लेंगे। यह लेमडा 1 के लिए और ये लेमडा 2 के लिए है। यहाँ पे भी तृतीय उचिष्ट निकालना है, ऊपर वाला भी तृतीय उचिष्ट निकालना है। बस यहाँ पर 6 × 10⁻⁷ था तो ये बदल जाएगा 5 × 10⁻⁷ हो जाएगा, क्योंकि लेमडा 2 5000 एंगस्ट्रम था तो 5000 वाला भरेंगे, और लेमडा 1 6000 एंगस्ट्रम था तो 6000 वाला मान भरेंगे। तो अगला क्या बनेगा, x3 का डैश कर लेंगे, और तृतीय उचिष्ट निकालना है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यम का मान 3 हो गया, ये लेमडा 2 हो जाएगा 5 × 10⁻⁷ हो गया, डी का मान 1 हो गया, और छोटा डी का मान -3 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 15 × 10⁻⁻4 होगा, क्योंकि -3 ऊपर जाएगा, -3 में से 7 जाएगा तो -4 हो गया। अब इसको भी mm में बदल दीजिए, तो इसको भी mm में बदलेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1.5 × 10⁻³ होगा, -3 हटेगा तो mm हो जाएगा। यहाँ किसका मान आ गया, x3 का डैश आ गया, 1.5 mm आ जाएगा। तो ये लाइन समझ में आ गया होगा। 1.5 mm कैसे आया हुआ है, -4 से -3 किए और -3 से इसको mm में बदल दिया है। तो यहाँ पर लेमडा 1 का भी मान निकल गया और लेमडा 2 का मान निकल गया। अब इसका तृतीय, अब न्यूनतम दूरी निकालेंगे तो तृतीय केंद्रीय उचिष्ट से न्यूनतम दूरी। अब तृतीय केंद्रीय उचिष्ट से न्यूनतम दूरी निकालना है तो यह बड़े वाला मान 5 वाला xm - x3 निकल जाएगा। अब यहाँ पर ये पहला लेमडा का वाला मान जो है 5 वाला जो मान निकला था तो कितना आया था, 3 आया था, 3 mm यहाँ देख सकते हैं 3 mm आया था। तो 3 mm का मान यहाँ रख देंगे 3 में से, और x3 का मान 1.8 घटा देंगे, तो 3 में से 1.8 घटेगा तो 1.2 mm आ जाएगा। ये तो पहला लेमडा के लिए आ गया। अब लेमडा 2 वाला के लिए निकालेंगे तो उसी प्रकार यहाँ पर भी काम करेंगे, xm - x3 का डैश करेंगे। अब 3 में से 1.5 घटा देंगे, तो 3 में से जब 1.5 घटेगा तो 1.5 mm आ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों मान निकल गया। यहाँ पर जो है प्रश्न जो पूछा गया था, लेमडा 1 लेमडा 2 दोनों के लिए जो है न्यूनतम दूरी आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रश्न में नाम नहीं रखा गया कि आपको लेमडा 1 या लेमडा 2 दोनों के लिए जब कह दिया गया है तो दोनों का इसमें प्रयोग करना पड़ेगा। पहले लेमडा 1 का मान तब लेमडा 2 का मान निकाल करके इन दोनों दूरी को न्यूनतम दूरी जो है घटाने पर निकल जाएगा। तो ये लाइन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे इसको सॉल्व किया गया है। आपको अगर ये सॉल्व अच्छे से समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो को एक बार और देखिएगा, और जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें 3 काम करना है, एक बार संपाति के लिए, और करने के बाद से xm का मान निकालिएगा और x3 का एक बार x3 का डैश निकालिएगा। इसमें से इसको घटाना है, घटा देंगे हमारा न्यूनतम दूरी का मान निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है और यह प्रकाश के किस प्रकृति को दर्शाता है। किसी धातु के लिए देहली आवृत्ति के ना दिया 3.3 × 10⁻14। यहाँ पर जो है देहली आवृत्ति का मान क्या है, 3.3 × 10⁻14 हर्ट्ज है। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति क्या है, 8.2 × 10⁻14 हर्ट्ज हो तो निरोधी विभव क्या होगा, धातु का कार्यफलन को भी गणना कीजिए। इसमें 3 प्रश्न दिया गया है।
क्या पहला जो प्रश्न क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। अब इसका परिभाषा लिखना है और उसके बाद किस प्रकृति पर जो है दर्शाता है, यह प्रश्न हो गया थ्योरी का। और डेरिवेशन में दो मान निकालना है, एक निरोधी विभव का और एक कार्यफलन का मान निकालना है। तो सबसे पहले तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की परिभाषा को समझेंगे। जब किसी धातु की सतह पर, ध्यान दीजिए, जब कोई धातु की सतह है और उस पर एक निश्चित आवृत्ति के प्रकाश की किरण को जब डाला जाता है तो धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। जब बहुत अधिक आवृत्ति का प्रकाश की किरणें किसी धातु के सतह पर जब गिराया जाता है तो धातु के सतह पे क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश का वैद्युत प्रभाव कहते हैं। इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव कहा जाता है। जब अधिक आवृत्ति के प्रकाश की किरण को किसी धातु के सतह पर जब गिराया जाता है तो उस सतह पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं। इसी घटना को प्रकाश का वैद्युत प्रभाव कहा जाता है। और यह किस पर जो है, किस प्रकृति को आधारित होता है, तो यहाँ लिखेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो होते हैं वह प्रकाश के कण प्रकृति को दर्शाता है। किस पर, प्रकाश के कण प्रकृति को दर्शाता है। इसमें पूछा गया किस प्रकृति को दर्शाता है, तो बताएंगे प्रकाश के कण प्रकृति को दर्शाता है। अब इसमें मान क्या दिया है, यह गामा नाट हो जाएगा। गामा नाट बराबर जो है कितना दिया, देहली आवृत्ति है 3.3 गुणे 10 के पावर 14 हर्ट्ज है और ये गामा है 8.2 गुणे 10 के पावर 14। तो यहाँ पर देहली आवृत्ति यह आवृत्ति है, प्रश्न में दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं यह देहली आवृत्ति है और यह आवृत्ति है। अब दो मान हो गया। और भी नॉट का मतलब हो गया यह निरोधी विभव और डब्लू का नाम क्या है, कार्यफलन। ये दो प्रश्न इसमें पूछा गया है। तो सबसे पहले अब कार्यफलन का सूत्र लिखेंगे। कार्यफलन का सूत्र क्या होता है, तो कार्यफलन W बराबर होता है एच गामा नाट होता है। एच का मतलब प्लांक नियतांक होता है और गामा नाट का नाम क्या है, देहली आवृत्ति होता है। अब एच का मान 6.6 गुणे 10 के पावर -34 होता है। यह किसका मान है, प्लांक नियतांक का मान हो गया। और इसका मान 3.3 गुणे 10 के पावर 14 जो है आपको प्रश्न में दिया गया है। 3.3 गुणे 10 के पावर 14 यह प्रश्न में दिया गया है। अब 6.6 का गुणा 3.3 में जब करेंगे तो गुणा करने के बाद क्या आएगा, 21.78 आ जाएगा। और यह 14 घात में से 34 घात घटा देंगे तो -20 घात होगा। 10 के पावर क्या हो जाएगा, -20 घात हो जाएगा। तो 10 के पावर -20 घात कहाँ से आ गया, समझ में आ गया होगा। 14 में से 34 घटा है, -20 घात हो गया। और एक स्थान दशमलव और घुसका दीजिए तो 2.178 गुणे 10 के पावर -19 हो जाएगा। -20 था, अब -19 हो गया और जूल हो जाएगा, क्योंकि कार्यफलन का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो कार्यफलन कैसे निकाला गया आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एच का मान और देहली आवृत्ति का मान रख करके गुणा करना है। अब यहां पर निरोधी विभव निकालना है। तो निरोधी विभव निकालने से पहले आपको ध्यान देंगे, जब भी निरोधी विभव वाला क्वेश्चन आ जाता है तो आपको गतिज ऊर्जा निकालना पड़ेगा। बिना गतिज ऊर्जा का निरोधी विभव नहीं निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है K बराबर होता है एच गामा माइनस गामा नाट। इसका कहते हैं, गामा का नाम होता है जो है आवृत्ति है और इसका नाम है देहली आवृत्ति है। अब इन दोनों का मान भर करके हल करके गतिज ऊर्जा का मान निकालेंगे। जब गतिज ऊर्जा का मान निकल जाएगा तभी जाकर के निरोधी विभव का मान निकलेगा। तो अब K बराबर हो जाएगा, K उतर जाएगा और H का मान क्या होगा, 6.6 गुणे 10 के पावर -34। यह H का मान हो गया। और गामा का मान क्या है, 8.2 गुणे 10 के पावर 14 में से 3.3 गुणे 10 के पावर 14 को घटाना है, क्योंकि यह आवृत्ति और यह है देहली आवृत्ति। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो 6.6 घात गुणे 10 के पावर -34 को यहाँ नीचे नोट करेंगे। 8.2 में से 3.3 घटाएंगे, 4.9 गुणे 10 के पावर 14, 10 के पावर 14, 10 के पावर 14। यह घात जब माइनस हो या बीच में प्लस हो, ध्यान दीजिएगा, ये आपको घात उतना ही रहेगा। 10 के पावर 14 है तो 10 के पावर 14 उतर जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, केवल 8.2 में से 3.3 को क्या करेंगे, घटा देंगे। अब गुणा किस में करेंगे, 6.6 का गुणा 4.9 में करेंगे तो 32.34 आ जाएगा गुणे। ये 32.34 कहाँ से आया, ये 6.6 का गुणा 4.9 में किया गया है
तो 32.34 गुणे 10 के पावर माइनस 20 कैसे आया, 14 में से 34 घटाएंगे माइनस 20 हो जाएगा। अब इसका भी दशमलव एक स्थान घुसका दीजिए, 3.2 गुणे 3.234 गुणे 10 के पावर माइनस 19 जूल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो मान निकला है यह अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान निकला है। अब अधिकतम गतिज ऊर्जा का जब मान निकल गया तो अधिकतम गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है, अब यह के बराबर सूत्र क्या है, ई गुणे भी नॉट। पूछेंगे ई का नाम क्या है तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, और भी नॉट का नाम क्या है तो यही तो जो है निरोधी विभव है, निरोधी विभव का मान निकालना है। तो के का सूत्र होता है ई भी नॉट सूत्र हो जाएगा। अब यहाँ बराबर जो है इसको उतार देंगे, 3.234 गुणे 10 के पावर माइनस 19, ये के का मान था, ये के का मान उतर जाएगा, ये के का सूत्र लिख दीजिए। अब ई को नीचे भेज दीजिए, अब ई नीचे चला गया तो क्या बनेगा 3.234 गुणे 10 के पावर माइनस 19। यहाँ अब ई का मान यहाँ पर रखना है, तो ई का मान भी आप लोग जानते होंगे, ई का मान क्या होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 घात होता है। किसका मान है, यह ई का मान होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19, 19 घात से 19 घात कट गया, फाइनल हो गया। अब 1.6 में इसमें भाग कर देंगे तो कितना आएगा 2.02 वोल्ट हो जाएगा। यही निरोधी विभव होगा, विभव का मात्रक वोल्ट होता है, तो भी नॉट का मान क्या आ गया 2.02 वोल्ट आ गया। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें 3-4 प्रश्न थे, एक एक प्रश्न को अच्छे से आपको बताया गया। तो अब सीखेंगे अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये तो हर साल के पेपर में पूछा जाता है और हर साल ये प्रश्न आता ही रहता है पेपर में। तो अब इस प्रश्न को समझ लेते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र का निगमन कीजिए। अब यहाँ समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का आपको सूत्र का निगमन करना है जब इसकी प्लेट के बीच में आंशिक पारावैद्युतांक माध्यम प्लेट में रखी हो। आंशिक जो है पारावैद्युतांक मतलब पूरा भरा नहीं रहेगा, ये पूरा पारावैद्युतांक नहीं है, ये बीच में पारावैद्युतांक पदार्थ। पारावैद्युतांक पदार्थ किसे कहते हैं, कागज, मोम, अभ्रक, ये बीच में भरा गया, ठीक ना। पारावैद्युतांक समझिए कुचालक पदार्थ। अब ये कुचालक पदार्थ इसके अंदर भर दिया गया और इसकी मोटाई क्या है, टी मोटाई का है। कितनी मोटाई का है, टी मोटाई का। ये दो प्लेट है, ये समांतर पट संधारित्र है। समांतर पट संधारित्र किसे कहते हैं, तो दो प्लेट होते हैं और एक प्लेट जो होता है वह पृथ्वी से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, पृथ्वी से जुड़ा होता है। ऋण सिरा जो है पृथ्वी से जुड़ा होता है, ये पृथ्वी है। और दोनों प्लेटों की अगर बीच की दूरी की बात करें तो ये डी है, और बीच में जो है ये पारावैद्युतांक पदार्थ भरा गया है, लेकिन पूरा नहीं भरा गया, ये बीच में हवा भी भरा है। इसके अंदर बीच में क्या है, वाई है, और ये हवा है, बीच में पारावैद्युतांक है, और इसकी मोटाई क्या है, टी है। तो इसी को यहाँ पर लिखेंगे अब माना में कि माना संधारित्र की दोनों आयतकार प्लेट, दोनों जो आयतकार प्लेट है, आयतकार प्लेटों को समान क्षेत्रफल ए तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, डी है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी अगर देखा जाए तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है। दोनों प्लेटों के बीच में पारावैद्युतांक पदार्थ की कोई टी मोटाई, ये पारावैद्युतांक पदार्थ की टी मोटाई की पट्टी प्रवेश कराई गई है, और जिसका पारावैद्युतांक क्या होता है तो के होता है। पारावैद्युतांक क्या हो जाएगा, इसमें के हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है चित्र बनाना है, और चित्र बना करके आपको माना लिखना है, और माना लिखने के बाद ही जो है सूत्र का निगमन करेंगे। अब सूत्र का निगमन कैसे करेंगे, अब एक एक लाइन को आपको समझाएंगे। सबसे पहले जो है प्लेटों के बीच जो वाई के स्थान पर, जो वाई के स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, और वाई के स्थान पर निकालना है, और एक बार जो है पारावैद्युतांक के स्थान पर निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे प्लेटों के बीच, तो अब यहाँ लिखेंगे प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच वाई के स्थान पर, वाई के स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, वाई के स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बनेगा, तो लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा। यहाँ पे सूत्र अब लिख लेंगे, क्या सूत्र बनेगा, तो ई बराबर सूत्र हो जाएगा यहाँ पर, ई बराबर क्या होगा, ई नॉट हो जाएगा, क्योंकि वाई है तो इसने ई नॉट लिखेंगे। ई नॉट बराबर होगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ये किसके लिए लिखेंगे, प्लेटों के बीच वाई के स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया। अब अगला लाइन जो बनेगा, प्लेटों के बीच जो है पारावैद्युतांक के स्थान पर, तो अब यहाँ लिखेंगे प्लेटों के बीच, अब यहाँ लिखेंगे प्लेटों के बीच
प्लेटों के बीच पारावैद्युतांक क्या हो जाएगा यहाँ पर, पारावैद्युतांक या पारावैद्युत लिख सकते हैं, पारावैद्युत के स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे यहाँ पर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इनका सूत्र क्या बनेगा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला यहाँ क्या बनेगा, तो लिखेंगे यहाँ पर, अब ई बराबर हो जाएगा, अब ई बराबर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर ई बराबर क्या बनेगा, सिग्मा बटा, और यहाँ लिखेंगे के। अब देखिए यहाँ पर के नहीं थे क्योंकि वाई में के का मान 1 होता है, और यहाँ पारावैद्युतांक के हो गया, और यह हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। एक बार और समझते हैं, यहाँ पर भी के है लेकिन के का मान क्या होता है, वाई के लिए के का मान 1 होता है, इसलिए यहाँ 1 रख देंगे, 1 में गुणा करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और ये पारावैद्युतांक के स्थान पे ये पारावैद्युतांक बीच में लगा हुआ है। अगर इस प्लेटों के बीच के विभवांतर की बात करें तो नीचे लिखेंगे यहाँ पर, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर भी है तो, अभी है तो हो जाएगा। अब लिखेंगे कुल विभवांतर क्या होगा, तो कुल विभवांतर भी बराबर क्या बनेगा, कुल विभवांतर भी बराबर क्या बनेगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 प्लेट है इसलिए V1 प्लस V2 हो जाएगा। तो V1 प्लस V2, अब ये V1 कौन है और कौन V2 है, अब यह ध्यान देंगे, ये बीच में Y भरा है, तो Y के लिए जो है, अब यह बीच में Y है और यह भी Y है, और ये जो बना हुआ है ये पारावैद्युतांक पदार्थ है, T भरा है, तो T के लिए जो है इसमें से D वाला में से ये T वाला मान को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो विभवांतर का सूत्र क्या है, तो विभवांतर का सूत्र होता है E बराबर होता है ED होता है। विभवांतर का सूत्र क्या है, V बराबर ED होता है। लेकिन अब यहाँ पे जो मान भरेंगे तो V बराबर, अगर V1 की बात करेंगे तो V1 वाला जो मान क्या माना गया, Y माना गया है, तो Y कैसे, Y वाला कैसे निकलेगा, ये D वाला में से पूरा D है और D में से T निकल जाएगा तभी तो Y वाला निकलेगा। बीच में ये T मोटाई का पारावैद्युतांक है, अगर Y वाला हम निकालते हैं तो D वाला में से T वाला मान को घटाएंगे तो बीच वाला Y का मान निकल जाएगा। तो अगर ये V का सूत्र लिखेंगे तो यह हमारा Y के लिए क्या बनेगा, E नॉट हो जाएगा, और D का मतलब होता है दूरी। अब E नॉट का मतलब Y के लिए अगर हम दूरी की बात करें, Y के लिए दूरी क्या होगा, तो D में से T घट जाएगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर D माइनस T। यहाँ पर आपको समझना है, इसी सूत्र में भर रहे हैं, E की जगह पर E नॉट Y के लिए हो गया, और D का मतलब दूरी, Y के लिए दूरी क्या होगा, तो D में से T घटा देंगे, दूरी हो गया, प्लस हो जाएगा। और V2 के लिए क्या बनेगा, तो V2 के लिए आपका बन जाएगा E हो जाएगा, और यहाँ पर इसके लिए दूरी क्या हो जाएगा, तो T हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर T जो है किसकी मोटाई है, पारावैद्युतांक, ये पारावैद्युतांक के लिए मोटाई हो जाएगा, तो मोटाई मतलब ये दूरी हो जाएगा, तो यहाँ पर ET हो जाएगा। एक बार और समझते हैं, V बराबर V1 प्लस V2, तो V का सूत्र होता है ED होता है, तो यहाँ E के जगह पर E नॉट क्यों लिखें, क्योंकि Y है और Y के लिए ये दूरी हो गया, और ये पारावैद्युतांक के लिए जो है E है, इसकी दूरी क्या हो जाएगा, T होगा, क्योंकि इसकी मोटाई को T माना गया है। अब यहाँ पर जो है E नॉट का मान ऊपर देखेंगे, ऊपर समीकरण में सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इसके जगह पे रख देंगे, और इस E के जगह पे क्या लिखेंगे, सिग्मा बटा के एप्सिलॉन नॉट इसके जगह पे रख देंगे। अब रखने पर क्या बनेगा, तो लिखेंगे V बराबर, अब ये E नॉट का मान हटा दीजिए, क्या बनेगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, D माइनस T हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इस E का मान हटाएंगे तो E का मान क्या होगा, सिग्मा बटा के हो जाएगा, के और एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है, यहाँ के है, क्या हो जाएगा, के और एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब इसमें से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो इसमें से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, और बगल में देखिए T है तो बगल में T हो जाएगा। यह मान E नॉट का भरना है, यहाँ E नॉट का मान भर दीजिएगा, और यहाँ पर E का मान, जो समीकरण 1 का मान है यह समीकरण 1 का मान हो गया, यह समीकरण 2 का मान हो गया। अब ऊपर में इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है, तो V बराबर, अगर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, तो देखिए सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें तो D माइनस T बचेगा,
प्लस हो जाएगा सिग्मा बटा अब साइलम नॉट इसमें डालेंगे तो टी बटा क्या बनेगा यहाँ पर टी बटा के बचेगा, टी बटा के हो जाएगा। अब यहाँ पर किसका मान निकल गया, भी का मान निकल गया। अब भी का मान जब निकलने के बाद से यहाँ पर अब सूत्र लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं सिग्मा का सूत्र होता है Q बटा ए होता है, Q बटा क्या होता है, ए होता है। अगर यहाँ पर सिग्मा को हटा दें तो उसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, Q बटा ए लिख सकते हैं। तो भी बराबर सिग्मा हट गया तो लिखेंगे Q बटा ए हो जाएगा और अब साइलम नॉट हो जाएगा कोष्टक में d माइनस टी प्लस और यहाँ आ जाएगा टी बटा के हो जाएगा। ये किसका मान निकल गया, भी का मान निकल गया। तो ये लाइन समझ में आ रहा होगा। ये भी का मान निकलने के बाद से अब वैद्युतधारिता का सूत्र लिखेंगे कि वैद्युतधारिता का सूत्र क्या है, तो कहेंगे वैद्युतधारिता बराबर होता है, वैद्युतधारिता C बराबर होता है Q बटा भी होता है। C बटा Q बटा भी होता है। अब मान रखेंगे तो C यहाँ नोट हो जाएगा और ऊपर Q उतर जाएगा और भी का मान निकला है, क्या निकला है, Q बटा ए एप्सिलॉन नॉट कोष्टक में क्या है, कोष्टक में D माइनस टी प्लस और यहाँ लिखा है टी बटा के हो जाएगा। मान रखा गया। ये किसका मान भरे हैं, जो भी का मान निकला है ये भी का मान रख दिया है। जो नीचे है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, तो सबसे ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, सी बराबर क्यू गुणे ये ऊपर भेज देंगे तो क्या बनेगा, ए एप्सिलॉन नॉट बटा और नीचे क्या है तो क्यू है, कोष्टक में क्या है डी माइनस टी प्लस हो जाएगा और टी बटा क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। अब यहाँ पर कौन सा मान कट जाएगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं क्यू से क्यू कट जाएगा, क्यू से क्यू खत्म और क्यू से क्यू खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या, तो बचेगा यहाँ पर सी बराबर अब बचा क्या, ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी माइनस टी प्लस टी बटा के। यही जो है आंशिक रूप से माने प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से जब पारा वैद्युतांक मान भरते हैं तो यह वैद्युतधारिता का सूत्र का व्यंजक आ गया। तो उम्मीद करते हैं यह व्यंजक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार वीडियो को और देखिएगा, यदि समझ में नहीं आया होगा तो, अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा है कि आप मेरे पढ़ाए हुए चीज़ों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज के इस वीडियो में जो है प्रश्न नंबर जो है 5 के सभी प्रश्नों को हल कर दिया गया है और अगले भाग में प्रश्न नंबर 6 से आगे के प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर देंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे देंगे, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में जो है इतना ही रहेगा, मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।